आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाया जाता है, एलएस कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, उसके बारे में है। तो एलएस कपलिंग में स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कैसे होता है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन कैसे होता है, और देन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कैसे होता है। और इस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के बेसिस पर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन किसी भी एलिमेंट की फाइंड आउट करते हैं। साथ ही साथ ग्राउंड स्टेट में क्या नोटेशन होगा उसको भी हम लोग इस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है, एलएस कपलिंग क्या होता है, और इससे कैसे हम लोग किसी दिए हुए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैसे इसको एनर्जी वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं कंप्लीटली बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और सिंपल वे में एग्जाम्पल के साथ मैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, और एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आप इसको स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को इसमें दिखाइए और इसके लिए एनर्जी डायग्राम बनाइए और टर्म वैल्यू को फाइंड आउट करिए या स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को फाइंड आउट करिए। तो हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले है स्पिन स्पिन कोरिलेशन या स्पिन स्पिन इंटरेक्शन क्या होता है। तो हम लोग थ्योरी के लिए नहीं जा रहे, हम लोग केवल सीधे न्यूमेरिकल के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल है, एक पूछा जा रहा है कि यदि हमारे पास एक 3p 3d इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन या टर्म वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बीच बीच में मैं इसकी थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या एक्चुअली और क्यों और कैसे हो रहा है। तो हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है, इसीलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया। ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाने जा रहा हूँ, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसको ध्यान से समझिए और न हो तो अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिए, जिससे कि आगे भी भविष्य में भी जरूरत पड़े तो आप इसको बना सकते हैं। और मैं साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कुछ शॉर्टकट तरीके क्या है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास 3p 3d इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि p ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और d सेल में, p सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, d सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग स्पिन की वैल्यू +1/2, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ दिखाया कि हमारे पास यह p ऑर्बिट सेल है, तो p में 3 सब सेल होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है तो डेफिनेटली वो अप स्पिन के साथ होगा। दूसरा s2 हमने लिया, sp क्या है, d सेल के लिए है, तो d में कितने होंगे, सब सेल हो जाएंगे, तो 5, इसमें भी डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके लिए भी +1/2। चूंकि यह p सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो p सेल के लिए l की वैल्यू, ऑर्बिटल नंबर क्या होता है, p के लिए l 1, और d सेल के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। तो हमने 3p 3d इलेक्ट्रॉन लिया। अब p में और d में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल लेकर चला, और मैं आगे भी बताऊंगा कि यदि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कैसे करेंगे, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। उसके लिए कई तरीके हैं, जो सबसे सिंपल तरीका होगा मैं वो ग्राउंड स्टेट के लिए डिस्कस करूंगा।
तो S1 इक्वल टू 1/2, S2 इक्वल टू 1/2, L1 इक्वल टू 1, L2 इक्वल टू 2। इतना क्लियर आ गया। अब हम लोग सबसे पहले स्पिन का इंटरेक्शन देखेंगे कि स्पिन इंटरेक्शन क्या होता है, एसएस कपलिंग क्या क्या होता है। तो एसएस कपलिंग में क्या बताया जाता है, एसएस कपलिंग में यह बताया जाता है कि यदि आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और सभी इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग साइड में इधर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं राइट साइड में। तो यदि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उनका जो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, तो क्या बताया कि स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट के कारण इंडिविजुअल स्पिन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और उनका एक रिजल्टेंट होगा जिसे रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वह वैल्यू को कंसिस्ट करता है। तो हमारे पास मान लीजिएगा कि दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो ही का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो S1 प्लस S2 का माड वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद देन -1 करेंगे, देन अगेन -1 करेंगे और करते करते फिर हमें S1 और प्लस S2 का जो मिनिमम वैल्यू होगा उसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जब S की बात करेंगे तो जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू S1 S2 का जो एल्जेब्रिक सम होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, स्पिन वेक्टर को, रिजल्टेंट स्पिन को कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बताया गया कि जब इन दोनों को सम कर देते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, वो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2। और जब इनका मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। अब इस जीरो, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 0 और 1 के बीच में 1 के डिफरेंस पर और कोई नंबर लाई नहीं करेगा, 0 के बाद 1 ही होता है। तो इस तरह से रिजल्टेंट स्पिन S इक्वल टू 0 और 1 हो गया। क्लियर। तो यहीं पर हम लोग एक मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, जरा समझिए इसको। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, m। तो m इक्वल टू होता है 2s प्लस 1। बात समझे। तो इसका मतलब हुआ कि फॉर s इक्वल टू 0 m की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट। क्लियर। तो हम अलग कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉर s इक्वल टू 1 m की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दिस इज 3, और इसको बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। क्लियर। तो इसका मतलब s इक्वल टू 0 सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और s इक्वल टू 1 ट्रिपलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर स्पिन का काम हो गया। अब इस मैग्नीट्यूड में कहा जाता है कि यदि s की दो वैल्यू है 0 और 1 आपके पास आया, तो यदि एनर्जी के क्रम में लिखेंगे तो कैसे होगा, क्या है। तो यहां पर बताया जाता है कि स्पिन स्पिन कोरिलेशन के कारण जो रिजल्टेंट स्पिन आएगा उसका मैग्नीट्यूड सभी के एल्जेब्रिक सम के, सभी के एल्जेब्रिक सम का जो मिनिमम वैल्यू होगा और मैक्सिमम वैल्यू होगा उसके बीच में लाई करता, ठीक। तो यहां पर क्या कहा जाता है कि यस की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है। बात समझा क्या बताया, एस की हाईएस्ट वैल्यू के लिए एनर्जी लोवेस्ट होती है। तो इसका मतलब कि हम लोग देखें तो s इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी सबसे कम होगी और देन इसके बाद 0 की एनर्जी होगी, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गया। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है। तो यदि मान लिया जाए कि ऑर्बिटल मतलब एल एल कपलिंग, ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग की बात कर रहे हैं, तो रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हर एक इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 3p में एक इलेक्ट्रॉन है, 3d में इलेक्ट्रॉन है, ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में कपल करते हैं।
और कपल करने के कारण वह एक रिजल्टेंट बनाएंगे, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे या सिंपल एल वैल्यू बताएंगे। और यहां पर क्या होगा, यह वैल्यू कितना होगा, तो आप सभी को एल्जेब्रिकली जोड़ दीजिए, इसका जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा जोड़ने पर वहां से स्टार्ट करेंगे, देन आप उस मैक्सिमम में एक माइनस कर लीजिए, एक माइनस कर लीजिए, और ऐसे घटते हुए L1 प्लस L2 के मिनिमम वैल्यू तक चले जाइए। तो सब मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये तो था नोटेशन के फॉर्म में। अब मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूं। आपके पास क्या है, L1 की वैल्यू है 1, L2 की वैल्यू है 2। ओके, L1 की वैल्यू 1, L2 की वैल्यू 2। तो कैपिटल L की जो वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिफरेंस, और उसका भी मैग्नीट्यूड लेना, -1 हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस की बात ही नहीं करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, दोनों को सिंपली सम कर दिया जाए तो 3। तो 1 और 3 के बीच में एक के डिफरेंस पर एक अनदर नंबर भी लाई कर सकता है, जैसे कि L इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारे पास L1 इक्वल टू 1 था, L2 इक्वल टू 2 था, तो यहां पर कैपिटल L की 3 वैल्यूज हो गई, 1, 2 और 3। अब यहां पर देखिए जरा कि यदि L की वैल्यू 0 है तो ये करस्पॉन्ड करता है S, कैपिटल S के लिए। L इक्वल टू 1, तो नोटेशन में इसको लिखते हैं हम लोग P, कैपिटल P से। L इक्वल टू 2, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल D से। L इक्वल टू 3, इसको लिखते हैं कैपिटल F से। ये चीज क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या बात किया, कैपिटल S की बात किया, अभी हमने फिर दोबारा कैपिटल L की बात कर लिया, और 0, 1, 2, 3 है अगर, तो उसका नोटेशन होता है SPDF। तो ये याद रखेंगे आप, आगे काम आएगा, इसको अब आगे हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट अब बात आती है कि ठीक है भाई, अगर S की वैल्यू आपके पास हो गया, तो आपने बताया कि जैसा S की हाईएस्ट वैल्यू होती है उसकी एनर्जी लोवेस्ट होती है, तो फिर वैसा ही L में भी कुछ होता है क्या, डेफिनेटली यहां भी होता है। तो L की जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। तो यहां पर क्या हो गया, L की वैल्यू 1, 2, 3 है, इसका मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी L इक्वल टू 3 के लिए होगा, इसके बाद देन L इक्वल 2 के लिए होगा, देन L इक्वल टू 1 के लिए होगा। क्लियर। तो हमने इसको भी एनर्जी वाइज डिस्कस कर लिया। अब इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, LS कपलिंग। LS कपलिंग, तो हम लोग LS कपलिंग में क्या जानते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है, कि इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो उनके कारण जो है एक रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा J की वैल्यू, और इस J की जो वैल्यू होगी, ठीक वैसे ही J1 प्लस J2 की मैक्सिमम वैल्यू से लेकर के, और ये J1 प्लस J2 की मिनिमम वैल्यू तक। ठीक है। तो हमारे पास क्या था, अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है कि पहले जब हमने लिया तो S की वैल्यू 2 है, 0 और 1, और L की वैल्यू 3 है, 1, 2 और 3। तो बात को समझिए जरा यहां पर। तो सबसे पहले क्या होता है कि फॉर S इक्वल टू 0, और हमने L इक्वल टू 1 ले लिया, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग J की वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा J का, तो यहां पर मैग्नीट्यूड हो जाएगा इन दोनों का सम और डिफरेंस, मतलब सम कर लीजिए तब भी 1 आएगा, डिफरेंस कर लीजिए तब भी 1 आएगा, तो J की केवल और केवल एक वैल्यू आएगी। देन हम L इक्वल टू अब 2 लेंगे, और S इक्वल टू अगेन 0, सिंगलेट स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर भी J की जो वैल्यू होगी वह एक ही होगी, 0 प्लस 2 करेंगे, 0 माइनस 2 करेंगे, मैग्नीट्यूड हमेशा 2 ही आएगा। और L इक्वल टू हम जब 3 लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग भी J की वैल्यू एक ही होगी, और वह होगा 3। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनदर S इक्वल टू 1। हम लोग अब क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग ट्रिपलेट स्टेट की बात करते हैं। तो S इक्वल टू 1 लिया, L इक्वल टू 1 लिया,
तो यहां पर जे की जो वैल्यू होगी, अब थोड़ा अंतर मिलेगा, इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो 0 होगा, सम करेंगे तो 2 होगा, है कि नहीं? डिफरेंस करेंगे तो 0, सम करेंगे तो 2, 0 और 2 के बीच पर 1 के डिफरेंस पर एक नया नंबर भी लाई करेगा जो कि होगा j इक्वल टू 1। इस तरह से 0 1 2 j की 3 वैल्यूज हो गई। l की हम लोग जब वैल्यू 2 लेंगे, जब s की वैल्यू अभी भी 1 है, तो यहां पर j की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 1। हमें प्लस माइनस साइन नहीं लेना है, हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो दोनों का डिफरेंस 1 और सम कितना हो जाएगा 3। इस 1 और 3 के बीच में एक अनदर नंबर भी 2 लाई करेगा 1 के डिफरेंस पर है, तो 1 2 3 जे की वैल्यू हो गया ना। लास्ट में है हमारे पास l इक्वल टू 3 भी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जे की जो वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 और सम 4, इनके बीच में एक नंबर होगा 3। तो इस तरह से हमारे पास जे की s इक्वल टू 0 के लिए जे की वैल्यू 1 2 3 और s इक्वल टू 1 के लिए j की वैल्यू 0 1 2 3 1 2 3 2 3 4, इस तरह से आ गया। तो कुल कितने टर्म्स हो गए? तो 3 3 6 3 9 और 9 और 3 12। अब यहां तक तो आपको जो बात हो थी वो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होता है? टर्म क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म या स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन, तो उसको लिखते कैसे है? तो यह होता है 2s प्लस 1, यहां पर l और यहां पर j। तो l का मतलब कि जैसे s l इक्वल टू 0 था तो वहां पर कैपिटल s लिखेंगे, l इक्वल टू 1 है तो वहां पर कैपिटल P हो जाएगा, l इक्वल टू 2 है तो यहां पर कैपिटल D हो जाएगा। बाकी जो j की वैल्यू और जो s की वैल्यू थी उसको ऐसे रखोगे। तो यह है स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन। ठीक है, तो अब हम लोग पहले वाले स्लाइड पर आते हैं जहां पर मैंने देखा था। तो अगर इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन लिखना होगा, इसके लिए हम लोग इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन लिखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां पर 2s प्लस 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2s प्लस 1, तो s इक्वल टू 0 है, तो 0 इंटू 2 प्लस 1 1। ठीक है, और l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 के लिए क्या होता है? यह p, यहां नोटेशन होगा p, और j की एक ही वैल्यू है 1, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक, अब इसके लिए हम लोग लिखते हैं जरा, यहां पर भी देखिए s की वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 प्लस 1 1, l की वैल्यू 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा d, और j की वैल्यू 2 है तो यहां पर 2 लिख लेते हैं, 1d2। इसी तरह से इस स्टेट के लिए s की वैल्यू 0 अगेन 1, d की l की वैल्यू 3, तो ps pd f f, और j की वैल्यू 3। तो ये हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन s इक्वल टू 0 l इक्वल टू 1 के लिए, s इक्वल टू 0 l इक्वल टू 2 के लिए, s इक्वल टू 0 l इक्वल टू 3 के लिए। तो ये 3 नोटेशन हो गया। अभी इसको हम एनर्जी वाइज भी अभी आपको व्यवस्थित करके दिखाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी हमें होशियारी दिखानी होगी। अब क्या होगा जरा देखिए इसमें, तो देखो s की वैल्यू 1 है तो 2s प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2s प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3, तो 3 लिख दिया। l की वैल्यू 1 है, मतलब p, देखो ये ट्रिपलेट स्टेट के लिए है, ये सिंगलेट 1 1 1 सिंगलेट स्टेट, ये 3 ट्रिपलेट स्टेट। j की 3 वैल्यू है तो यहां पर 3 वैल्यू हो जाएगी, 3p0, एक होगा 3p1 और लास्ट होगा 3p2। 3 जे की करस्पॉन्डिंग 3 स्टेट है। यहां पर देखा जाए तो इस जगह पर हम लोग देखते हैं इस वाले केस के लिए, यहां पर s इक्वल टू 1 है तो ये ट्रिपलेट स्टेट हो जाएगा, l इक्वल टू 2 है तो ये d हो जाएगा यहां पर, और j की वैल्यू 1 2 3 है तो ये 1 3d2 एंड 3d3, 3d, l इक्वल टू 2 है, spd d और 3 3d3। यहां पर l इक्वल टू 3 है तो अगेन ट्रिपलेट स्टेट की बात करें, s की वैल्यू 1 है, यहां पर l की वैल्यू 3 है, मतलब spdf f, और ये 2 3f3 3f4। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस आ गए, टर्म्स आ गए, वह 3 यह
और 9 या 12। ठीक है, तो इन सभी नोटेशन को अब हम लोग एनर्जी के टर्म में बताएंगे कि इसमें से सबसे अधिक एनर्जी कौन होगा, सबसे कम एनर्जी का कौन सा होगा, हम अब उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसके डिस्कशन करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मल एंड इन्वर्टेड मल्टीप्लेट्स। ठीक है, तो नॉर्मल और इन्वर्टेड मल्टीप्लेट्स क्या है, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे पूरी बात को। तो देखो क्या होता है, तो अभी तक का कंक्लूजन क्या था कि s की हाईएस्ट वैल्यू, s की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट, वह लोवेस्ट एनर्जी होती है। L के लिए जो हाईएस्ट होगा वह लोवेस्ट एनर्जी का होगा। J के लिए तो मैंने अभी तक डिस्कशन ही नहीं किया, J के लिए अभी तक मैंने डिस्कशन ही नहीं किया, समझ रहे हैं? तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, J को कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे? तो J के लिए हमें कुछ कंसेप्ट है, उनको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। तो क्या कहा जाता है कि यदि यदि हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड है, तो क्या है, हाफ फील्ड आर लेस देन हाफ फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि उदाहरण, हमारे पास 3p स्टेट है, मतलब 3p का इलेक्ट्रॉन लिया था, तो p सेल था, तो इसमें 3 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं इसमें हम लोग, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें, यह संख्या कितनी है, 3 से कम 1, क्योंकि 6 का हाफ क्या होगा, 3 होगा, 3 से 1 कम। तो यदि हाफ फील्ड हो, मतलब तीनों में एक इलेक्ट्रॉन होते, या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 1 इलेक्ट्रॉन हो, उस समय अगर ऐसा है तो J की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है वह लोवेस्ट एनर्जी की होती है। J की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है उसकी एनर्जी लोवेस्ट होती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉर्मल मल्टीप्लेट। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल मल्टीप्लेट। ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा देखिए जरा, इसी में दूसरा टर्म क्या है कि इफ फुल फील्ड आर मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड का केस होगा, तो उस केस में जो J की हाईएस्ट वैल्यू होगी वह लोवेस्ट एनर्जी की होगी, लोवेस्ट एनर्जी की होगी, और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड मल्टीप्लेट। क्लियर? तो हमारे केस में क्या है, जो मैं एग्जांपल लेके चला था, तो 3p में 1 इलेक्ट्रॉन था और 3d में भी 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें क्या होंगे, 5 सब सेल होंगे और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाफ फील्ड से दोनों, हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से कम वाला केस है, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लेट का है। तो नॉर्मल मल्टीप्लेट वाले केस में J की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है वो लोवेस्ट एनर्जी, तो लोवेस्ट वैल्यू वाला लोवेस्ट एनर्जी का होता है। ये एरो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इतना हमने दिमाग में क्लियर कर लिया। अब हम लोग जो है इसको एनर्जी वाइज, जो अभी हम लोगों ने बनाया उसको एनर्जी वाइज हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, यह आपके एक क्वेश्चन का सब आंसर ही मैं करा रहा हूं, जो कि एग्जाम में पूछा गया, आपके एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एरो लिख दिया और बताया कि यह 3p 3d इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, 3p 3d इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर s की दो वैल्यूज है, s की दो वैल्यूज है, एक s इक्वल टू
0 s इक्वल टू 1। तो मैंने क्या पढ़ा कि s की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, s की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वह एनर्जी वाइज कम होती है। तो इसका मतलब ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी कम होगी, सिंगलेट स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट है। या क्या यह स्प्लिटिंग क्यों हुई? तो स्पिन स्पिन कोरिलेशन के कारण। ठीक है, कोरिलेशन इफेक्ट। अब हम लोग जे को देखते हैं। तो जे के लिए, दोनों के लिए, सॉरी एल के लिए बात करेंगे। तो एल की दोनों के लिए तीन तीन वैल्यू है। क्लियर? तीन वैल्यू है। तो एक एल की वैल्यू है 1 2 3। तो आप पढ़े हो कि जो एल की हाईएस्ट वैल्यू होती है वो लोवेस्ट एनर्जी की होती है। तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 1। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब जरा इधर देखते हैं। यहां पर क्या बताया गया, यहां पर भी वही केस है। तो एल की तीन वैल्यूज है। एक एल इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 2 और एल इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यह क्या है? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक, रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग फाइनल जे की बात करने जा रहे हैं। तो जब एस की वैल्यू जीरो के लिए हम सॉल्व करते हैं, पहले देख लीजिए यहां पर मैंने बनाया है। एस की वैल्यू जीरो था, एल की वैल्यू 1 था, तो जे की वैल्यू एक था 1p1। तो इसमें क्या बताया गया कि यदि हाफ फील्ड है तो पहला चीज क्या है कि हर एक यस और यल के लिए जे की एक ही वैल्यू है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सीधे सीधे लिख देते हैं कि देखो एल की वैल्यू 1 था, 2 था, 3 था, और वही वैल्यू जो एल का था वही वैल्यू जे का था। तो यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं है बहुत ज्यादा डिस्कस करने का। तो एल इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर जो हमारा स्टेट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो 1 पी और 1। यहां पर क्या हो जाएगा? तो 1 डी, एल इक्वल टू 2 है ना, तो एल इक्वल टू के लिए एस पी डी डी, और डी की वैल्यू के बराबर जे की वैल्यू हो जाएगा, एल की वैल्यू के बराबर जे, तो 2, और यहां पर हो जाएगा हमारा 1f3। क्लियर? तो एनर्जी के बढ़ते हुए मतलब क्रम में देखें, सबसे इस सिगलेट स्टेट में जो सबसे कम एनर्जी होगी 1f3 की होगी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी 1f1 की होगी। ठीक है, यहां तो हमें नॉर्मल इन्वर्टेड सोचना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जे की एक ही वैल्यू थी। यहां पर अब देखना है। अब देखिए जरा, जब एल इक्वल टू मैंने 3 लिया था, देखिए, तो एस इक्वल टू 1 लोवेस्ट एनर्जी, एल इक्वल टू 3 लोवेस्ट एनर्जी। यहां पर जे की तीन वैल्यू 2 3 4, 2 3 4। चूंकि यह नॉर्मल मल्टीप्लेट है, मतलब लेस देन हाफ फील्ड का केस है, तो जे की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है एनर्जी वाइज लोवेस्ट होगी, मतलब जे की छोटी वैल्यू है वह नीचे आएगी। आप समझे इस चीज को? तो इसका मतलब हुआ कि इस यल इक्वल टू 3 के लिए जे की भी तीन वैल्यू होगी। हम लोग बना लेते हैं, यहां पर तीन वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3। यहां पर जरा देखिए, जे की तीन वैल्यू 2 3 4, तो हम लोग लिख लेते हैं 2 3 4। जे की जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वह कम एनर्जी की होगी। आप समझ रहे हैं? ये आपको कंपटीशन में भी आप जाते हैं तो वहां पर भी यह पूछा गया हुआ होता है कि नेट में भी, इवन सेसार नेट में भी ये पूछा जाता है। तो ठीक है, अब यहां पर नोटेशन लिख लिया जाए। तो जब s इक्वल टू 1 है तो ये ट्रिपलेट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। l इक्वल टू 3 है तो s p d f, f को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर क्या है? 4।
ये 3f3 3f2, देखिए यहाँ पर 2 3 4 सभी f वाले हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी 3 वैल्यू है जे की, जे की 3 वैल्यूज हैं। समझ रहे हैं? तो s की वैल्यू 1 है, मतलब ट्रिपलेट स्टेट आ जाएगा। l की वैल्यू 2 है, इसका मतलब d हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? और f की वैल्यू, j की वैल्यू देखो क्या है, तो j की वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं l इक्वल टू 2 के लिए 1 2 3, तो 1 2 3 निकाले हैं, तो j की जो वैल्यू लोवेस्ट होगी वो लोवेस्ट एनर्जी, तो 2 और j इक्वल टू 3, 1 2 3, तो यहां से क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3d2, ये हो जाएगा 3d1। क्लियर? अब बच गया l इक्वल टू 1, ये इसमें भी 3 स्टेट है, तो j की वैल्यू क्या आएगी 0, देखा जाए जरा 0 1 2, 0 j इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ट्रिपलेट स्टेट के लिए है, तो 3 l इक्वल टू 1 है, तो p, j की वैल्यू 0, 3p1 3p2। तो इस तरह से आपके पास कुल थे 12 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। देखो यहाँ पर 3p 3d इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इस 3p 3d इलेक्ट्रॉन के लिए 12 टर्म थे, 1p1 1d2 1f3 3p0 3p1 3p2 3d1 3d2 3d3 3f2 3f3 3f4, इन 12 को मैंने एनर्जी वाइज यहां पर व्यवस्थित कर दिया। ये जो आप देख रहे हो ये रेड वाली एलएस कपलिंग है यही। तो इन 12 स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस को हम लोग एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी क्या होगा 3f2 होगा, मतलब कि यदि हमारे पास 3p 3d इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए सबसे लोवेस्ट एनर्जी 3f2 होगा, सबसे हाईएस्ट एनर्जी 1p1 होगा। अभी हम लोग इस लेक्चर में सिलेक्शन रूल का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने केवल एलएस कपलिंग के कारण हाइपरफाइन स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो हमने अभी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था एमएससी एंट्रेंस वगैरह के लिए, तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम लिया था, तो उसमें यह क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने दिया हुआ था। तो यहाँ पर उसी के संदर्भ में हमने एक वीडियो अपलोड किया, बनाने की सोचा कि वीडियो अपलोड किया जाए, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है अक्सर स्टूडेंट भी हमसे पूछते रहते हैं, या कंपटीशन में भी बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें कुछ स्पेशल, कहने का मतलब क्या है, कुछ एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सभी का ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन क्या होगा, और इस नॉर्मल इन्वर्टेड मोड के टर्म में उसको करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर का हो चुका है ना। तो हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, उनका हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।